जटिल यौगिकों का निर्माण। तो जैसा कि जटिल यौगिकों के निर्माण की बात की जाए तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो संक्रमण धातुएं होती हैं, संक्रमण धातुओं का आकार कैसा होता है? छोटा, और अत्यधिक छोटा। ये भाई एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो भी तत्व हैं उनसे इनका आकार छोटा होता है। तो आकार छोटा होने के कारण जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं ये जटिल यौगिक बना लेते हैं, आसानी से जटिल यौगिक बना लेते हैं। एक तो इनका आकार छोटा होता है, ऊपर से इनका जो डी कोष होता है वो रिक्त होता है, खाली होता है। तो रिक्त डी कोष और छोटा आकार होने के कारण जितने भी संक्रमण धातुएं होती हैं वो जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। अब इसके बाद में हम अगला पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, चुंबकीय गुण। तो जैसा कि आप जानते हो कि संक्रमण जो धातुएं होती हैं, संक्रमण धातुओं में प्रत्येक संक्रमण धातुओं में क्या होता है? डी कोष। सभी संक्रमण धातुओं में क्या होता है? डी कोष। और डी कोष में आप देखते हो कि अधिकांश संक्रमण धातुओं के डी कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। भैया जितनी भी संक्रमण धातुएं होती हैं उनके सबके पास में डी कोष होता है, और सभी अधिकांश संक्रमण धातुओं के डी कोष में, अधिकांश संक्रमण धातुओं के डी कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन संक्रमण धातुओं के डी कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? अनुचुंबकीय। कैसे होते हैं? अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय कैसे होते हैं? जिन संक्रमण धातुओं के डी कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं। क्या होते हैं? अनुचुंबकीय। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षण की प्रवृत्ति ये प्रदर्शित करते हैं। अनुचुंबकीय का मतलब है अगर उन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, मान लीजिए कोई हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करें, जरा ध्यान से समझिए अनुचुंबकीय क्या होते हैं। अनुचुंबकीय सब्सटेंस जो होते हैं, अनुचुंबकीय जो भी सब्सटेंस होते हैं, मान लीजिए ये कोई अनुचुंबकीय सब्सटेंस है, इसको हम बाह्य एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखें। तो अगर ये पदार्थ अनुचुंबकीय है तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक फील्ड द्वारा क्या होगा? आकर्षित कर लिया जाएगा, दुर्बल रूप से आकर्षित कर लिया जाता है। जरा ध्यान से समझिए, यदि कोई सब्सटेंस, यदि कोई पदार्थ कैसा है? अनुचुंबकीय, तो वह बाहरी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित कर लिया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हो कि संक्रमण धातुओं के डी कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण सभी संक्रमण धातुएं कैसी होती हैं? अनुचुंबकीय। अधिकांश संक्रमण धातुएं कैसी होती हैं? अनुचुंबकीय। लेकिन कुछ संक्रमण धातुएं बेटा ऐसी भी होती हैं जिनके डी कोष में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। तो जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं वो कैसी होती है? प्रतिचुंबकीय। और प्रतिचुंबकीय जो भी सब्सटेंस होते हैं, प्रतिचुंबकीय जो भी सब्सटेंस होते हैं वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित कर दिए जाते हैं। कैसे कर दिए जाते हैं? तो ध्यान से समझो जरा, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित कर लिए जाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित किए जाते हैं वो होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। और वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित कर दिए जाते हैं वो होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं। एक और होता है बेटा लौह चुंबकीय पदार्थ। क्या होता है? लौह चुंबकीय पदार्थ। जैसा कि हमने अभी अनुचुंबकीय में बताया, जो दुर्बल रूप से आकर्षित किए जाते हैं वो कौन से होते हैं? अनुचुंबकीय। जो दुर्बल रूप से आकर्षित किए जाते हैं वो कौन होते हैं? अनुचुंबकीय। और जो प्रबल रूप से आकर्षित कर लिए जाते हैं, प्रबल रूप से, उन्हें हम क्या कहते हैं? लौह चुंबकीय। ये अनुचुंबकीय में ही होते हैं। मतलब कुछ अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे होते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित कर लिए जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? लौह चुंबकीय। एक चीज और है, जैसे यहाँ पर अनुचुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित किया जाएगा, तो जैसे ये अनुचुंबकीय पदार्थ यहाँ से मान लो अनुचुंबकीय पदार्थ जो था ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में आ गया, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में आने के बाद में ये खुद चुंबक बन जाता है और चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने लगता है। कोई भी अनुचुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित करने पर चुंबकीय क्षेत्र में आ जाता है और खुद चुंबक बन जाता है। इसके बाद में जैसे ही हम एक्सटर्नल फील्ड हटा देते हैं, यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा देते हैं,
तो इसका जो चुंबकीय प्रभाव था वो समाप्त हो जाता है अनुचुंबकी में। लेकिन अगर हम बात कर ले किसकी, लौह चुंबकीय की, तो लौह चुंबकीय पदार्थ में हमने बताया कि लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, आकर्षित कर लिए जाते हैं। और इसके बाद में जब वो यहाँ आते हैं तो चुंबक बन जाते हैं, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने लगते हैं। अब इसके बाद में जैसे हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा देते हैं, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा देने पर भी इनका चुंबकीय गुण कुछ समय के लिए बना रहता है। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब इसके बाद में हम अगली बात करेंगे कौन सा, उत्प्रेरकीय गुण। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो भी संक्रमण तत्व होते हैं इनका आकार कैसा होता है, छोटा होता है। तो अपने छोटे आकार के कारण ये जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं और इनके जटिल ये बहुत सारी क्रियाओं में इनका उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारी क्रियाओं में ये अस्थायी जटिल यौगिक या मध्यवर्ती जटिल यौगिक बनाकर क्रिया को संपन्न करते हैं और फिर पृथक हो जाते हैं। इसीलिए इनका कौन सा पॉइंट था, हाँ, उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद में हम आगे की बात करेंगे अंतराकाशीय यौगिक। तो देखो जो संक्रमण धातुएं होती हैं, संक्रमण धातुएं, देखो संक्रमण धातुओं की संरचना किस प्रकार से होती है भाई। संक्रमण धातुएं किससे बनी होंगी, धातु परमाणुओं से। संक्रमण धातुएं किससे मिलकर बनी होती हैं, धातु परमाणुओं से। तो संक्रमण धातुएं जो होती हैं वो धातु परमाणुओं से मिलकर बनी होती हैं। होता क्या है कि इनके बीच में संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल में, संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल में बीच बीच में जो रिक्त स्थान होता है अंतराकाशीय क्षेत्र, वहां पर कोई अधातु परमाणु आ जाता है। तो जब क्या होता है, संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल में, संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल में कोई अधातु परमाणु आ जाता है, तो ऐसे यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं। लेकिन एक चीज समझो, संक्रमण धातुओं का आकार छोटा होता है, तो छोटे आकार के परमाणु होंगे, तो इनके बीच में अधातु परमाणु कौन सा आएगा, जो बहुत ही छोटा होगा। यानी छोटे आकार वाला अधातु परमाणु संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल में आ जाता है। जब वो आ जाता है तो इस प्रकार के यौगिक बनते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, अंतराकाशीय यौगिक। अब इसके बाद में बात करेंगे मिश्र धातु का निर्माण। तो जो संक्रमण धातुएं होती हैं, मिश्र धातु के निर्माण में आप लोगों को बताया गया है कि संक्रमण धातुओं के परमाणविक जो आकार होते हैं, परमाणविक आकार इनके कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो परमाणविक आकार समान होने के कारण एक परमाणु दूसरे परमाणु पर आसानी से प्रतिस्थापित हो जाता है, और एक परमाणु दूसरे परमाणु पर जब आसानी से प्रतिस्थापित हो जाता है, इसीलिए संक्रमण धातुएं आसानी से मिश्र धातुओं का निर्माण कर लेती हैं। भाई एक धातु का परमाणु दूसरे धातु के परमाणु में आसानी से प्रतिस्थापित हो जाता है, तो इनके ठोस विलयन भी बनाए जा सकते हैं। तो इसीलिए संक्रमण धातुएं क्या करती हैं, ठोस विलयन बनाते हैं और मिश्र धातु का निर्माण करती हैं। जितनी भी मिश्र धातुएं, जैसे पीतल हुई, आपकी कांसा हुई, तो ये सब किससे मिलकर बनती है, संक्रमण धातुओं से मिलकर बनती है। अब इसके बाद में हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, अनिश्चित अनुपात के यौगिक। देखिए संक्रमण धातुएं जो होती हैं ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती है। तो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने के कारण ये अनिश्चित अनुपात के भी यौगिक बनाते हैं। अनिश्चित अनुपात के यौगिक जैसे Fe0.94O। अब देखिए अनुपात क्या होना चाहिए, सरल अनुपात होना चाहिए, 1:2, 2:3 ऐसे। लेकिन संक्रमण धातुओं में आप देखोगे कि संक्रमण धातुओं में एक प्रवृत्ति होती है, वो ऐसे भी यौगिक बना लेते हैं। जैसे निकिल का हम बात करेंगे तो निकिल के लिए Ni0.98O, ऐसे हम देखेंगे कि इसमें कंपाउंड बनते हैं। तो मतलब संक्रमण धातुओं में ये भी प्रवृत्ति होती है कि वो इस टाइप के भी कंपाउंड बनाते हैं। इन कंपाउंडों को हम लोग क्या कहते हैं, अनिश्चित अनुपात के यौगिक। तो संक्रमण धातुओं के गुण इस वीडियो में आपको बताए गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर